हेलो एवरीवन, इट्स मी देवांश। और आज हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने जाना था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है हमारी, वो किस तरीके से एक्ट शो करती हैं, कि वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे जो एक्शन उनको मिलता है, वो एक्शन ये ड्रग्स देती हैं। ओके, सो कोलिनर्जिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, है ना, तो वो किन पे बाइंड करेगी? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी, है ना। पहले तो जो है हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में जानेंगे, देन हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। क्योंकि अगर हम ड्रग पढ़ लेंगे तो हमको ये जानना भी तो जरूरी है कि जो ड्रग है वो किन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगी, किन पे जाके अपना एक्शन देगी, है ना। ओके, सो अगर हम बात करें मास्टर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स की, ड्रग्स मतलब एगोनिस्ट, है ना, जो कि रिसेप्टर पे जाएंगे, इसका एक्टिवेट करेंगे, उनको हम कहते हैं एगोनिस्ट, है ना। तो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें, बात एक ही है। ओके, सो ये दो दो टाइप से बाइंड करती हैं और एक्शन देती हैं अपना। एक तो डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरे होंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। यानी किस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी या उस जैसा एक्शन देंगी। कैसे? एक तो डायरेक्टली रिसेप्टर पर बाइंड करके, और दूसरा इनडायरेक्टली, यानी जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देंगी। ओके, यही बेसिकली इनका एक्शन होता है ना। डायरेक्ट एक्टिंग वाली जो ड्रग्स है हमारी, उनको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया। एक तो कोलिनिस्टर्स और दूसरे होंगे कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलाइड्स, यानी ऐसे एल्कोलाइड जो कि कोलिनोमाइमेटिक्स होते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन की तरह जो एक्ट करते हैं जब ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। तो कोलिनिस्टर्स जो ड्रग्स आई है भाई, कोलिनिस्टर्स जो आए, ठीक है, उसके अंदर एक तो एसिटाइल कोलिन, बेथेनिकॉल, कार्बाकॉल और आपका मैथाकोलिन, ठीक है। इनका क्या एक्शन होगा, कैसे ये लोग बाइंड करेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल, और इसी टॉपिक में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, है ना। सो अभी के लिए आपको ये ड्रग्स के नाम याद करने केवल कि डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट के कितने क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है, उनमें आने वाली जो ड्रग्स है उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। ओके, इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो इनडायरेक्टिंग एक्टिंग हमारी ड्रग्स है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है, तो वो किस तरीके से एक्ट करेंगी कि ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ठीक है, ये एक ऐसी एंजाइम है जो कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका मेटाबॉलिज्म कर देती है। यानी वो रिलीज होगा उससे पहले ये मेटाबोलाइज कर देंगी। अब वो रिलीज हुआ, उसने जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस है, इसने एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर दिया। मेटाबोलाइज हो गया मतलब एसिटाइल प्लस कोलिन ये दोनों में कन्वर्ट हो गया। वो तो जो एसिटाइल कोलिन है वो रिसेप्टर पे बाइंड कर ही नहीं पाया, और किया भी तो उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से उसको, या जितना लॉन्ग हावर्स में, जितना लॉन्ग टाइम उसको बाइंड करना रहा, तो वो बाइंड नहीं कर पाया एसिटाइल कोलिन, है ना। क्यों? क्योंकि इसने एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम है, इसने उसको मेटाबोलाइज कर दिया एसिटाइल कोलिन को, है ना। तो हमने क्या किया, इसी को ब्लॉक कर दिया, ये एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये जो ड्रग रहती हैं ये इसको इनहिबिट करती है। लिखा भी हुआ है इनहिबिट एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम एक्यूमुलेटिंग एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये दो तरीके की होती है, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स यानी क्या, कि ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट तो करेगी लेकिन केवल कुछ टाइम के लिए करेगी। रिवर्सिबल हमेशा हमेशा के लिए नहीं, और कुछ ऐसी होंगी जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगी, ठीक है। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की आप बात करें तो नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, पायरोडिस्टिगमिन, डोनापेजल और एड्रोफोनियम, ये कुछ हमारी हैं जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में, कुछ होती हैं जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में है। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसमें भी आपके दो टाइप के आते हैं जनरली, तो कार्बामेट, दूसरा नॉन कार्बामेट। नियोस्टिगमिन, फिजियोस्टिगमिन, पायरिडिस्टिगमिन और रिवर्स्टिगमिन, ये चारों होंगे आपके कार्बामेट्स में, और चार कैटेगरी अदर आती हैं नॉन कार्बामेट्स में, चार ड्रग्स, एट्रोफोनियम, डोनाफेजल, टेक्रिन और अब बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स सब टाइप्स की, है ना। यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो मस्करिनिक, दूसरा निकोटिनिक। मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो है अपने, वो जीपीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं। वही निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होंगे वो लिगेंड बाइंडिंग, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होंगे। ओके, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जनरली वो दो टाइप के हैं, एक तो एनएम और दूसरा एनएन रिसेप्टर। जो एनएम रिसेप्टर हैं वो पाए जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में, ठीक है। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है आपका, ठीक है, यानी ये जो आपका टहनी है, कोहनी है ना,
तो जब आप अपने हाथ को मूव करते हैं, हमने कोई वेसल उठाया, कोई ऑब्जेक्ट उठाया, हमने अपने हाथ को होल्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो इस बीच में जो एसिटाइल कोलिन अपना वर्क कर रहा है, ये कर पा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स और जो अदर टू डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जब एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तब जाके मतलब ये जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एनएम जंक्शन जो रहता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो रहता है, वहाँ पे एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और जो एनएन रिसेप्टर हैं वो न्यूरोनल में पाए जाएंगे या तो गैंग्लिया में पाए जाएंगे। ठीक है, सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे ये इनके थ्रू होता है, एनएन रिसेप्टर के थ्रू होता है। ठीक है, और मस्करिनिक रिसेप्टर 5 टाइप के होते हैं जनरली, इसमें 3 मेंशन किए हुए हैं, 5 टाइप के होते हैं, M1 M2 M3। ठीक है, M1 आपके सीएनएस में होंगे, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में होंगे, ठीक है, जो कि पेरिस्टलिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। M2 रिसेप्टर अगर बोलते हैं ना कि एक टाइम बाद जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हार्ट बीट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर एक टाइम बाद जो है आपका जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें M2 रिसेप्टर, मायोकार्डियम जो लेयर है उसमें M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पर जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, वो हार्ट रेट को धीरे धीरे गिराएगा, डाउन करेगा, और जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल रेट पे लेके आएगा। ऐसा भी नहीं है कि ब्रेडिकार्डी का कॉज कर देगा। ठीक है, एक लेवल जो है उसको बैलेंस करके रखता है ना, तो ये लेवल बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, इसीलिए पीएनएस एक्टिवेट होता है। ओके, देन M3 रिसेप्टर की बात करेंगे तो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा, सिक्रीशंस, मायोसिस, एकोमोडेशन और पेरिस्टालिस, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी किसी को यूरिन पास आउट करनी है तो उसके लिए जो है M3 रिसेप्टर जो है उस पे आपका एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करेगा, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। ओके, देन यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से मतलब जो है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स बाइंड करेंगी और किस तरीके से इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स बाइंड करेंगी और अपना एक्शन शो करेंगी, है ना। सो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और ये उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रहे और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल्स है। ठीक है, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस में पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन ये दो काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिशन, यानी ये जो फिजियोस्टिग्मिन है और नियोस्टिग्मिन है ये कार्बामेश कैटेगरी में आए और इनडायरेक्टली बाइंड करेंगे, यानी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करते हैं, है ना। अब उसको इनहिबिट कर देंगे, और कैसे करेंगे? रिवर्सिबली इनहिबिट करेंगे। ओके, सो और इसका जो ट्रीटमेंट है मिस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट में ये जनरली यूज करते हैं। ठीक है, फिर डोनापेजल और रिवेस्टिग्मिन की बात करेंगे तो ये दोनों ही ड्रग जो हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन द अल्जाइमर डिसीज, है ना। इनका कैसे काम करेंगे? सीएनएस पेनिट्रेटिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा गौर से पढ़िए कि सीएनएस पेनिट्रेटिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, यानी जो डोनापेजल है आपकी और जो रिवेस्टिग्मिन है, ठीक है, ये दोनों सीएनएस को पेनिट्रेट करती हैं, यानी ट्रिपल बी को क्रॉस करने की इनके पास पावर है। और अगर जब ये ट्रिपल बी को क्रॉस करेंगी, यानी ये कैसी हुई हैं आपकी? सवाल ही पैदा नहीं होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जो कि ट्रिपल बी को भी क्रॉस करती हैं। इसीलिए ये पॉइंट एक बहुत स्टार पॉइंट, एक तरीके से एक बहुत प्रीमियम पॉइंट है कि ये जो दो ड्रग्स हैं आपकी, इनके पास पावर है कि ये जो है सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकती है। ओके, इनके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जैसे नोजिया, विविड ड्रीम्स और ब्रेडिकार्डिया कॉज करेंगी। ओके, ओपन एंगल ग्लाउकोमा, यानी जो आपका जो ग्लाउकोमा का केस रहता है उसमें पिलोकार्पिन दिया जाता है। ठीक है, और जो पिलोकार्पिन है वो M3 रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है और यूरिनरी रिटेंशन में यूज होता है। ठीक है, मतलब कि किसी को अगर यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, मतलब 2-3 दिन से यूरिन पास नहीं हो रही है ना, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। ओके, और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस और रिटेंशन, ठीक है, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद अगर जैसे रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव किसी का ऑपरेशन हुआ, है ना, गैस्ट्रिक ऑपरेशन हुआ, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यूरिन पास आउट नहीं होती, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस वगैरह जो रहता है उसके केस में आप बेथेनिकॉल देते हैं। ठीक है, बेथेनिकॉल क्या करता है? डायरेक्ट मस्करेनिक स्टिमुलेशन करता है, M3 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और बस फिर उसके ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट है जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एक्सेसिव स्वेटिंग, सलाइवेशन, है ना। ओके, सो यहीं पे आपका जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने पढ़ी हैं इन्हीं को और एलेबरेट करेंगे। ओके।
So like, share, subscribe the channel.